हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी का सेट नंबर 13 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। जिनका भी एग्जाम बीएसएससी इंटर लेवल का है या फिर बीएसओ या फिर एसएसओ का है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, आपको वहां क्यूज और पीडीएफ दोनों प्राप्त होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना जो है एओ ह्यूम ने किया था, याद रखिएगा, एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अध्यक्षता इसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, इसमें टोटल जो है 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, याद रखिएगा, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। कहां हुआ था? कलकत्ता में। इसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में जो है तीसरा अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने कर रहे थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। ठीक है, चौथा अधिवेशन की बात करते हैं तो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसका अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने कर रहा था। ठीक है, जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, मुल्ला दाऊद का विद्रोह कब हुआ था? 1574 से 76 तक हुआ था। ठीक है, विद्रोह जो है बिहार में हुआ था। बताइएगा दोस्तों, किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो अकबर के शासनकाल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसने किया था? हेन सांग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। हेन सांग जो भारत जो है कब से कब तक रहा था? तो भारत में 629 से 644 तक रहा था। ठीक है, भारत में। नीति का पंडित, नीति का पंडित, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि के नाम से किसे जानते हैं? हेन सांग को जानते हैं। ठीक है, हेन सांग जो किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। एक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। रहेला, रहेला पुस्तक का लेखक कौन है? बताइएगा। इबन बतूता। ठीक है, रहेला पुस्तक का लेखक कौन है? इबन बतूता। इबन बतूता जो है कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ठीक है, इबन बतूता जो है मोरक्को के निवासी था। इबन बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। एक है अलबरूनी। अलबरूनी जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के, याद रखिएगा, मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने कौन सा किताब लिखा? तो किताब उल हिंद। क्या था दोस्तों? किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट के बिना हम तो कुछ भी नहीं है, तो सपोर्ट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है, विनती है कि सपोर्ट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 5 की ओर। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। कौन है दोस्तों? सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक जो है बौद्ध धर्म का जो है इसका बौद्ध धर्म को मानते थे अशोक। बताइएगा दोस्तों कि सांची के स्तूप को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अशोक की बात करते हैं तो अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? 273 से 232 बीसी तक। 232 बीसी तक था। ठीक है, इन्होंने अपने सिंहासन पर जो है 269 बीसी में बैठा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रत्नावली की रचना किसने किया था? रत्नावली की रचना जो है हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने।
हर्षवर्धन के शासनकाल क्या है दोस्तों? 606 से 647 ईस्वी तक था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल। हर्षवर्धन जो है किस राजवंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति राजवंश से, याद रखिएगा। रत्नावली कौन कौन है दोस्तों? रत्नावली, रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, एक है नागानंद, नागानंद, इसका लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद का लेखक कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, याद रखिएगा, बाणभट्ट। हर्षचरितम और कदाम्बनी की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। ठीक है, बाणभट्ट। बताइएगा हर्षवर्धन जो प्रारंभ में किस धर्म के उपासक थे? तो ये शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 7 देखिएगा, पृथ्वी के कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, कितना पानी से ढका हुआ है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है 75%। ऐसे वास्तविक में कितना है दोस्तों? 71% जो है पानी से ढका हुआ है। ठीक है, 71%। ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी पर जितना भी जल उपस्थित है महासागर में, उसका कितना % भाग जो है खारा जल है? तो उसका जो है 97.5% भाग जो है खारा जल है। मात्र 2.5% जल ही क्या है? मीठा जल है। ठीक है, 2.5%, जिसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं पीने में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं इसको? सेल्वास कहते हैं। ठीक है, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जानते हैं। बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को, अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा। लानोस घास का क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेनेजुएला या फिर अर्जेंटीना में। कंपोस, कंपोस घास का मैदान कहाँ है? ब्राजील में। सवाना कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में। ठीक है, पटाना कहाँ है? श्रीलंका में, याद रखिएगा, पटाना कहाँ है? श्रीलंका में। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ है? पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेरी कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ है दोस्तों? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर 1। तिलैया बांध जो है दामोदर नदी के सहायक नदी है, याद रखिएगा, दामोदर नदी के सहायक नदी है। बताइएगा दोस्तों, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? दामोदर घाटी निगम परियोजना, दामोदर घाटी निगम परियोजना। ठीक है, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम परियोजना। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, 1948 में। दामोदर नदी के सहायक नदी की बात करते हैं तो कौन कौन है दोस्तों? पंचेत, ठीक है, पंचेत, अय्यर बांध, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर गया, दामोदर नदी के सहायक नदी जो है बराकर नदी है। ठीक है, बराकर नदी जो है दामोदर नदी के सहायक नदी है। बताइएगा पंचेत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध, कौन कौन? पंचेत बांध, एक है अय्यर बांध और एक है बेरमो बांध दोस्तों। ठीक है, बेरमो बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? लौटते हुए मानसून की ऋतु की अवधि जो है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। लौटते हुए मानसून जो है किस तट पर वर्षा करती है? तो कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा करती है। भारत में जो है मुख्य रूप से कौन सा मानसून है दोस्तों? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तमिलनाडु में वर्षा जो है किस मानसून से होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है तमिलनाडु में वर्षा। भारत में मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है? याद रखिएगा, केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? कथा किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ताप पर बिल्कुल जो है निर्भर करता है। किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतना ही अधिक प्रवाहित होगा, ये बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का यथाई मात्रक ओम है, ये भी सही है। यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 जो है गलत है। ठीक है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सा परिघटना उत्तरदायी है? आकाश के नीले रंग के लिए जो है प्रकाश का परिकिरणन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर दोस्तों।
प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो कहता अगर श्रेणी क्रम में होगा तो इसका समतुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं तो अलग अलग प्रतिरोधों का योग होता है। ठीक है, अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी। शक्ति P वोल्ट V प्रतिरोध R के बीच संबंध व्यक्त करने के लिए कर रहा है तो क्या होगा? P बराबर V स्क्वायर बटा R। याद रखिएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R, जहां V स्क्वायर क्या है दोस्तों? विभवांतर है। ठीक है, ऐसे वोल्ट का दिया हुआ है। ठीक है, और R जो है प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 25 में। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं क्योंकि? बताइएगा। क्योंकि पानी का वाष्पीकरण के अधिक गुप्त उष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों 31 में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो खेती होती है वो धान की खेती है। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा दोस्तों भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? चावल है। ठीक है, सॉरी चावल नहीं दोस्तों, गेहूं है। ठीक है, मिस्टेक कर गया। भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? गेहूं है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? मनीला। ठीक है, मनीला। चावल में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? तो थायमिन की। ठीक है, किसका होता है? थायमिन की। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी। इसका शुरुआत कब से हुआ था? 1966 से 67 में। ठीक है, 1966 से 67 में इसका शुरुआत हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरोलॉग को। नॉर्मन बोरोलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक मानते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, विलियम गॉड ने किया था। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। ठीक है, और सबसे पहला प्रयोग किस फसल में हुआ था? तो मैक्सिकन गेहूं में। हरित क्रांति का जन्मभूमि कौन सा है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 33। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व में कौन सा है? बिहार है दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 34। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 34 में आते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए। निम्नलिखित में कौन सा जो है गलत उल्लेखित है? कहता है शिक्षा और वन। शिक्षा और वन जो है संवर्ती सूची का ही विषय है। ठीक है, वन जंगली जानवर का संरक्षण ये भी संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा और पक्षियों का संरक्षण ये भी संवर्ती सूची का विषय है। वन और स्थानीय सरकार ये जो है राज्य सूची का विषय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 108 के तहत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन जारी कौन करता है? यानी बुलाता कौन है? तो बुलाने का काम जो है या फिर जारी करने का काम राष्ट्रपति को है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को है। अब तक जो है संयुक्त अधिवेशन कितने बार लगाया जा चुका है? तो 3 बार। कौन कौन बार? तो 1961 में लगा चुके हैं पहला बार, फिर 1978 में लगा चुका है, फिर उसके बाद 2002 में। ये 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि धन विधेयक के संबंधित या फिर महाभियोग या फिर आपातकाल के संबंधित संयुक्त अधिवेशन जो है नहीं बुला सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया है? पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। कब किया था दोस्तों? तो 1986 में किया है। 1986 में। पॉकेट वीटो की शक्ति जो है, पॉकेट वीटो का शक्ति या फिर वीटो की शक्ति जो है अनुच्छेद 111 के तहत
लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, वीटो शक्ति लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 111 के तहत। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने तरह का वीटो शक्ति है? तो 3 तरह के है। ठीक है, कौन कौन है? आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और एक पॉकेट वीटो है। ठीक है, कौन कौन है? आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और एक पॉकेट वीटो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बढ़ावा हमें अवश्य दें ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सके। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो गणपूर्ति हेतु जो है कम से कम 1/10, टोटल सदस्य का 1/10 की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम सदस्य जो है कितना होता है? 250 का 1/10 कितना होगा? 25। अगर यही लोकसभा में बात करते हैं तो लोकसभा में कितना होता है दोस्तों? 550। मैक्सिमम कितना होता है? 550। 550 का 10 कितना होगा? 55। ठीक है, यानी लोकसभा में 55 गणपूर्ति की आवश्यकता होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? बताइएगा कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुआ था दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण एक्ट की स्थापना कब लाया गया था? 2019 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण एक्ट लाया गया था 2019 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष याद रखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। कौन होते हैं? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल जो है, कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, बी रामा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 39, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य के लोक नृत्य है? ठीक है, तो बिहार के अतिरिक्त जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है छऊ। एक चीज याद रखिए कि छऊ नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को का विश्व अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था छऊ नृत्य को। ठीक है, छऊ नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी दर्जा मिला है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हिट रिफ्रेश पुस्तक का लेखक कौन है? सत्या नाडेला। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा आई डू भाट आई डू का लेखक कौन है? रघुराम राजन। ठीक है, आई डू भाट आई डू। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक का लेखक कौन है? रास्किन ब्रांड। ठीक है, रास्किन ब्रांड। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों 51 की ओर, एएसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक की मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है दोस्तों? इसका सूत्र क्या है? आप लोग को मालूम होगा, जी इंटू m1 आई इंटू m2 बटा में क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, F बराबर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना है? G बराबर कितना होता है दोस्तों? 6.67 गुने 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 गुने 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का गणना किसने किया था? बताइएगा। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रणाली को निजी नेटवर्क या फिर निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगमन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, भू-अस्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? भू-अस्थिर कक्षा की ऊंचाई 35,786 किलोमीटर है। 35,786 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर, जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनते हैं? NaOH + H2 + Cl2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, निम्नलिखित में किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है? क्या कहते हैं इसको?
तो इसे हिमांक कहते हैं। द्रव जो है ठोस में परिवर्तित होता है, इसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, हिमांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव ठंडा होकर जो है ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक है, एक है संघनन। संघनन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई ठंडी गैस जो है द्रव में परिवर्तित होता है उसे संघनन बिंदु कहते हैं। एक है दोस्तों क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई ठोस पिघलना शुरू होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, एक है मिस्टेक करके दोस्तों क्वथनांक गलती बोल दी है हमें। क्वथनांक किसे कहते हैं दोस्तों? जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है। ठीक है, कोई द्रव जो है उबलना शुरू करता है, उबलना शुरू करेगा उसे क्वथनांक कहेंगे। गलनांक किसे कहेंगे? तो जिस ताप पर कोई ठोस पिघलना शुरू करेगा। ठीक है, पिघलना शुरू करेगा उसे गलनांक कहेंगे। मिस्टेक क्या था दोस्तों, सॉरी। इसमें क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, 56 के बाद देखते हैं दोस्तों क्या है, 61 से आते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाते हैं, पीसी महालोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी। यह जो है पहली बार कब मनाया गया था? 29 जून 2007 को पहली बार मनाया गया था। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1999 में। ठीक है, अक्टूबर 1999 में। भारतीय सांख्यिकी के जनक किसे कहते हैं? पीसी महालोबिस को। भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो महालोबिस मॉडल पर, महालोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या है दोस्तों? 1956 से 61, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 62, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। समताप मंडल के ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद कनाडा के बाद कौन है दोस्तों? इसके बाद नॉर्वे है। दूसरा में पूछेगा नॉर्वे, तीसरा में पूछेगा तो इंडोनेशिया है। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का तटीय लंबाई। भारत में सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन है दोस्तों? गुजरात है। इसका तट रेखा जो है 1214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श भाग क्या है? आदर्श भाग यतो धर्मस्थो जय, यतो धर्मस्थो जय। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 65 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटरेस है। ऑप्शन नंबर सी। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों जरा सा, ठीक आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी शब्द को जोड़ा गया है? हिंदी शब्द को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची को भाग 18 और अनुच्छेद 343 से 51 तक जो है हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। बताइएगा दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 में है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रोत्साहन। भारत के संविधान में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो टोटल जो है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है 1992 में, ठीक है दोस्तों, 1992 में जो है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा।
उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो को जोड़ा गया है। ठीक है, इस तरह से टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसका ऊंचाई की बात करते हैं, गुरु शिखर ऊंचाई की बात करते हैं तो 1722 मीटर है इसका ऊंचाई। ठीक है, 1722 मीटर। अरावली पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। इसका उत्पत्ति किस युग में हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन क्रस्ट युग में हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइएगा। 2016 में। ठीक है, इसका प्रथम चरण जो है 2016 में शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुआ था दोस्तों। इसका दूसरा चरण जो है 2021 में शुरू हुआ है। ठीक है, सेकेंड चरण 2021 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। क्वेश्चन नंबर 69। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है? पिट्टी द्वीप में। ठीक है, पिट्टी द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा दोस्तों, नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नागी पक्षी अभयारण्य जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, एक है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। ठीक है, भिंडबास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में। भिंडबास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में। बंदली वन्य जीव अभयारण्य, बंदली कहाँ है दोस्तों? एचपी में। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। घाटप्रभा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 70। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन के नेतृत्व किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों, 81 में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट से आयरन सल्फेट का निर्माण होना। ऑप्शन नंबर बी। यह जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन नहीं। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। बताइएगा संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जो है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो है मिलकर एकल उत्पाद के निर्माण करते हैं। यानी अगर ए प्लस बी को मिलाएंगे तो ए बी का निर्माण होगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का करेंगे तो ए बी सी, यानी एक उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, एक उत्पाद का। देख रहे हैं, ए बी एक उत्पाद, ए बी सी एक उत्पाद। तो बताइएगा जल का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से होता है। क्या बनता है? H2O। ठीक है, दो उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बन गया। ठीक है, कोयले को जलना जो है इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन लगता है, या तो CO2 बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस का अभिलाषणीय गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका आकार निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी। गैस के आकार कभी निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उस आकार को घेर लेगा, यानी ये जो है इसका गुण नहीं है। कहता इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे होते हैं। सही है। विसरण की दर बहुत अधिक होती है। ये भी सही है। यह अत्यधिक संपीड़ित होती है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 83 की ओर। निम्नलिखित में कौन से योगज बहुलक है? योगज बहुलक और लौन है। ऑप्शन नंबर सी। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो गति के लिए जो है पेशीय ऊतक उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। ठीक है, सांची को निम्नलिखित में किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? 1989 में। ऑप्शन नंबर बी। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है सांची स्थित है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने निर्माण करवाया था। ठीक है, अशोक ने। सांची का स्तूप, एक भरहुत स्तूप का खोज किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सांची का स्तूप और भरहुत का 92 दोस्तों। देवप्रयाग में भागीरथी और कौन सी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलता है उसे देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा, कौन है दोस्तों? धौली गंगा जहां मिलते हैं वहां क्या कहते हैं? उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है, जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलता है। ठीक है, एक है अलकनंदा और पिंडार जहां मिलता है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। ठीक है, यानी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 93, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? आशापूर्णा देवी जो है 1976 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जो है पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे। कब? 1965 में। 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को जो है 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच के रूप में यक्षगान से जुड़ा हुआ है? यक्षगान से कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा दोस्तों। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बिहार में, बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत कब से हुआ है? 2021 से। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? इलाहाबाद में। ठीक है, 1931 में। 1931 में। बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने। किसने जो है काकोरी ट्रेन डकैती के बाद भूमिगत होकर जो है क्रांतिकारी गतिविधि को संचालन किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 97, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है? गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। कदम बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। कदम बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्तों? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को बीर्थ गंगा, ठीक है, बीर्थ गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी के सहायक नदी कौन कौन से हैं? प्राणहिता, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, ये सभी जो है गोदावरी के सहायक नदी है। प्राणहिता, पूर्णा, बेनगंगा, वर्धा, ठीक है, ये सभी क्या है? गोदावरी के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98, निम्नलिखित में कौन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी इसमें कौन है? तो बी साई परनीत, ऑप्शन नंबर डी। आशीष कुमार का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। जिम्नास्टिक से है। ठीक है, विकास कृष्णा का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। ठीक है, विकास कृष्णा बॉक्सिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत सरकार ने किस वर्ष जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मंजूरी दिया था? 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है मंजूरी कब दिया था? 2018 में, रांची झारखंड से। ठीक है, रांची झारखंड से। इसके तहत जो है मेडिकल बीमा प्रति व्यक्ति को यानी प्रति परिवार को 5 लाख रुपया था। ठीक है, 5 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111, कथा निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होते हैं?
सुजाक, एड्स, सिफिलिस। तो एड्स जो है विषाणु से होता है, ठीक है, यानी बी तो एकदम नहीं होगा। तो बी देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी तीनों के तीनों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। यानी सुजाक और सिफिलिस दोनों जो है जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस पौधे के पत्ते की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और एक नए पौधे विकसित होती है? कौन सा पौधा है? ब्रायोफाइलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है? डीएनए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, किस एक कोशिकीय जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध में द्विधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? लेशमानिया, ऑप्शन नंबर सी। मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, कहता केचुआ जो है श्वसन लेता है किससे? आर्द्र क्यूटिकल से। आर्द्र क्यूटिकल से। जलीय जीव श्वसन लेता है श्वसन नली से। मछली श्वसन लेता है क्लोम से। अब पक्षी या फिर सरीसृप फेफड़ा से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, एक सेकेंड, 121 में आते हैं दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी रहा है, विशेष रूप से महिलाओं को नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए? कौन है दोस्तों? बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है महिलाओं को टोटल 50% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है, 50% का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 122, किब्रती का मुद्रा क्या है? किब्रती का मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑप्शन नंबर बी। मंगोलिया के मुद्रा का नाम क्या है? मंगोलिया का मुद्रा बताइएगा। तुगरिक। ऑप्शन नंबर एक। मंगोलिया की राजधानी कौन सा है दोस्तों? उलान बटोर, याद रखिएगा, उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर। ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल। इराक का मुद्रा दिनार। इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया, ठीक है। नेपाल का मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। क्वेश्चन नंबर 124, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला का राजधानी कराकस। ऑप्शन नंबर एक। वेनेजुएला का मुद्रा क्या है दोस्तों? बोलीवर। वेनेजुएला का मुद्रा बोलीवर, ठीक है। ब्राजील का राजधानी ब्राजीलिया। चिली की राजधानी सेंटियागो। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। सूरीनाम की राजधानी पारामाबीबो। सूरीनाम की राजधानी पारामाबीबो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। कोलंबिया का राजधानी बगोटा। गुइना का राजधानी जॉर्ज टाउन। याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 125, इरिट्रिया की राजधानी क्या है? इरिट्रिया की राजधानी दोस्तों अस्मारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वां सदस्य कौन होगा? बताइएगा। इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 127, गोई बीबो ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। ऑप्शन नंबर दो। सर्रा जफरानी जेजरी किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 129, आईसीसी पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को। ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 2009 दोस्तों 1909 में, ठीक है। आईसीसी का स्थापना 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, ठीक है। आईसीसी के वर्तमान सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? जय शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? पूर्णकालिक सदस्य के रूप में राजीव गाबा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, एक 141 में आते हैं, ठीक है। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान दाएं और बाएं निलय के द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 143 में, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में करने के लिए किया जाता है? पेप्सिन। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो कहता है मिश्रण संगठन परिवर्तनीय होता है। ये सही है दोस्तों, मिश्रण का संगठन जो है परिवर्तनीय होता है। यौगिकों में नए पदार्थ का
संगठन सदैव अस्थायी होता है, ये भी सही है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटक के गुण धर्म को दर्शाता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है द्विविखंडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, द्विविखंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।